सबसे पहला जो दिल्ली के लोगों में है वो गुस्सा है कि मोदी जी को और भाजपा को उन्होंने जब वोट दिया था तो कुछ देश के लिए काम करने के लिए वोट दिया था। इसलिए नहीं दिया था कि वो अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद कर दे, एक फर्जी मुकदमे में जेल में बंद कर दे। मोदी जी ने एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सीबीआई है, ईडी है, ये भाजपा के तोते बन गए हैं। केवल और केवल राजनीतिक जो रंग से जो काम होता है उसमें दिखता है। 2024 का चुनाव हमारे हिसाब से अंतिम मौका है इस देश के लोगों के लिए कि इस देश के लोकतंत्र को बचा दें, देश के संविधान को बचा दें। ये गलत है। लोकतंत्र में इलेक्टेड की ज़्यादा चलनी चाहिए, सिलेक्टेड की ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। ये इसलिए नहीं कि क्योंकि कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, सबको पता है, दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है ये फर्जी केस है। वो इसलिए गए क्योंकि मोदी जी ने उनको जेल में भेजा है। अगर आपके घर पे अगर कुछ होता भी, लगता भी है कि आप करप्ट हैं, तो पहले ईडी की रेड होगी, फिर आपके पास ऑफर आएगा, भाई साहब बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, मंत्री बना देंगे आप, अजीत पवार की तरह डेप्यूटी सीएम बना देंगे, हेमंत बिश्वा शर्मा की तरह सीएम बना देंगे, अशोक चौहान की तरह राज्यसभा सांसद बना देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी, मेरे साथ जस्मिन शाह आपके प्रवक्ता हैं, इस समय मौजूद हैं। इनसे हम आज कुछ सवालों पर बातचीत करेंगे जो पिछले दिनों कई सवाल लोगों के मनों में है। अब 25 मई की तारीख आ चुकी है, आपके नज़दीक है। अब तक आपने खूब तैयारियां की, रैलियां की, लोगों को कन्विंस किया। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल बहुत ही इमोशनल कार्ड दिल्ली पे खेल रहे हैं। वो लोगों से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि भाई मैं जेल से सीधा आप लोगों के पास में आया हूँ। अब 25 तारीख को वोटिंग के लिए आप क्या लग रहा है, आप दिल्ली की 7 सीटों में इस बार आपका आकलन क्या है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल में बात करने के लिए। ये वाला जो लोकसभा चुनाव है, ये कुछ अद्भुत ही चुनाव ग्राउंड पे होता हुआ दिख रहा है। जो एनर्जी हम दिल्ली के विधानसभा चुनाव में देखते हैं, जहाँ पे 54-55% वोट आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को मिलता है, इस समय ये लग रहा है कि ये लोकसभा चुनाव में उससे भी ज़्यादा मतदान आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के फेवर में होगा। ये पहले कभी देखने को नहीं मिला था और इसके पीछे बड़े कारण हैं, मैं संक्षिप्त में बता दूं। सबसे पहला जो दिल्ली के लोगों में है वो गुस्सा है कि मोदी जी को और भाजपा को उन्होंने जब वोट दिया था तो कुछ देश के लिए काम करने के लिए वोट दिया था। इसलिए नहीं दिया था कि वो अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद कर दे, एक फर्जी मुकदमे में जेल में बंद कर दे। तो और आज तो दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है कि एक पूरा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ना केवल आपने केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र, इन सब लोगों ने इनकी जिंदगी संवारी है। अरविंद जी ने जो काम किया है, मनीष सिसोदिया जी ने जो शिक्षा में क्रांति लाए हैं, सत्येंद्र जैन जी ने जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है, लाखों करोड़ों लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है। और जब आप काम करने वाले को, आपने तो जो वादे किए, 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आय दुगनी करेंगे, महंगाई की मार बहुत हो गई, ये सारी चीज़ें कही थी मोदी जी ने, उस पर तो काम नहीं हुआ। लेकिन जिस काम करने वाले व्यक्ति को अगर आपने जेल में डाला तो इस पर बहुत रोष है लोगों का। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है तानाशाही का, देखिए आज ये देश देख रहा है कि पूरा का पूरा जो संवैधानिक ढांचा है भारत का, वो कहीं ना कहीं खोखला होते जा रहा है। मोदी जी ने एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सीबीआई है, ईडी है, ये भाजपा के तोते बन गए हैं। केवल और केवल राजनीतिक जो रंग से जो काम होता है उसमें दिखता है। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन के सारे नेताओं को जेल में बंद करने का काम हो रहा है। आप देखिए, कोई भी बड़ा ऑपोजिशन लीडर नहीं है जिनके ऊपर सीबीआई और ईडी का केस ना हो। और ये लोग जैसे पलटी मारते हैं और वॉशिंग मशीन से धुल के भाजपा में आ जाते हैं तो सारे केस भी बंद हो जाते हैं। तो ये तो साफ दिखा रहा है कि आप एक ऑपोजिशन मुक्त भारत के लिए काम कर रहे हो। आप चाहते नहीं देश में ऑपोजिशन बच्चे इलेक्शन कमीशन बच्चे, मीडिया के ऊपर जो दबाव है वो तो सारे लोग जानते ही हैं। तो ये सारे तमाम मुद्दे हैं जो इस समय दिल्ली के लोगों के मन में है। जसमिन जी, आपने कई सारी बातें कही, लेकिन मैं इसमें से 2-3 बातों पर आपसे चर्चा करूंगा। जैसे आपने ईडी और सीबीआई के बारे में कहा, तो क्या 2014 के पहले सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद कहा था कि आप पिंजड़े में बंद होता, तो आज वो क्या डिफरेंसेस उस समय उसी पार्टी की सरकार जो आपके साथ आज अलायंस बना हुआ है, तो क्या डिफरेंस हुआ 2014 के पहले और 2014 के बाद? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, आपकी बात सही है कुछ हद तक कि देश में जो भी जांच एजेंसियां हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक राजनीतिक दबाव हमेशा रहता है। लेकिन राजनीतिक दबाव रहना और पूरी तरह से
वो भाजपा के मुख्यालय का एक हिस्सा बन जाना में अंतर है ना। और ये आंकड़े ये सच बयान करते हैं कि 2014 से पहले ईडी और सीबीआई ने जितने भी पॉलिटिकल केसेस ऑफ करप्शन इन्वेस्टिगेट किए हैं उसमें 55% ऑपोजिशन के रहे हैं, लेकिन 45% केस सत्ता पक्ष के भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष के लोगों को पूरी छूट है कि आप देश भर में भ्रष्टाचार करो, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। मोदी जी के राज में आप देखिए क्या हुआ। 2014 से 24 के बीच में 95% केस, जो भी राजनीतिक करप्शन के केस होते हैं ईडी और सीबीआई द्वारा इन्वेस्टिगेटेड, 95% केस केवल विपक्ष के ऊपर हो रहे हैं और भाजपा के और उनके सहयोगी दलों के केवल 5% हो रहा है। ये दुनिया में कभी नहीं हुआ कि देश की जांच एजेंसियां केवल और केवल ऑपोजिशन के पीछे। और अच्छा, केस भी ऐसे कैसे है आप देखिए। दिल्ली का कथित शराब घोटाला एग्जाम्पल नंबर 1 है कि कैसा दुरुपयोग किया जा रहा है। एक ये ऐसा फर्जी घोटाला है जिसमें 2 साल से जांच चल रही है, 500 से ज्यादा रेड हो चुकी है, एक चवन्नी तक की रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपया अब तक रिकवर नहीं हुआ, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। रिकवरी कहां से हो, वो तो पैसा आप लोगों ने खर्च कर दिया ना, चुनाव में ईडी कह रहे हैं। मैं आपको कहता हूं आपने 100 करोड़ पैसा खर्च कर दिया और मैं आपको जेल में डाल दूं, कबूल है? देखिए, आप जो कानून है वो एविडेंस मांगता है। या तो आपने पैसा कहीं पे खर्च किया, या जमीन जायदाद कोई प्रॉपर्टी होती है, कोई एसेट्स होते हैं, कई तरीके होते हैं ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन के, लेकिन आपने 500 रेड के बाद आपके पास 1 रुपया भी नहीं मिला, 100 करोड़ का 1 करोड़ भी नहीं मिला, 10 लाख भी नहीं मिले, तो सवाल तो पैदा होंगे ना कि काम आपका है, जांच एजेंसी का है। और अच्छा, ये नहीं है कि आपने जांच खत्म करी, आपने आरोप सिद्ध किए और फिर जेल में डाला। आप ये देखिए कि क्या मतलब किस हिसाब से ये पूरा का पूरा एक मजाक बन गया है। 2 साल से जांच चल रही है, रिकवर 1 भी रुपया नहीं हुआ, मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन महीनों से और सालों से आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दिया। और यही काम ये पहली बार ऐसा नहीं हो कि दुनिया में पहली बार हो रहा है। रशिया में पुतिन ने यही काम किया है, विपक्ष के सारे नेताओं को या तो जेल में डाल दिया, एक इनके जो बड़े नेता थे उनको तो मरवा दिया फरवरी के महीने में। विपक्ष के कुछ नेता कह रहे हैं कि भारत में भी पुतिन जैसा, जिस तरह वहां पे इलेक्शन सिर्फ नाम का होता है, भी यहाँ भी बस वैसे ही हाल होगा जो रशिया में होगा। ये बहुत गंभीर बात है जो आपने कही। हमें जो लगता है कि 10 साल में जितना नुकसान भारत के लोकतंत्र को हुआ है वो बहुत गहरा नुकसान हुआ है। 2024 का चुनाव हमारे हिसाब से अंतिम मौका है इस देश के लोगों के लिए कि इस देश के लोकतंत्र को बचा दें, देश के संविधान को बचा दें। ये लोग किसी के नहीं है, इनको केवल और केवल सत्ता की भूख है। सत्ता के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलटा है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से कब्जा कर दिया है, ईडी सीबीआई मतलब सारी चीजों ने एक देश में एक तरफा कर दी है। अगर इस चुनाव में इंडिया गठबंधन और विपक्ष नहीं जीतता है तो पूरी तरह से तानाशाही की तरफ भारत बढ़ता जा रहा है। जसमीन जी, हमेशा से हम लोग सुनते आ रहे हैं, हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, दिल्ली आए काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, लेकिन जब से जाना एक चीज़ हमेशा सुनाई देती रही कि साहब हम तो सीएम और एलजी की लड़ाई में बीच में फंस गए हैं। दिल्ली वालों का बुरा हाल है, वो चिल्लाते रहते हैं कि अगर फाइल को जाना उन्होंने कहा कि एलजी साहब करेंगे, और एलजी साहब के पास जाओ कहा सीएम साहब के, उनका क्या दोष है, वो लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं। और हमेशा से हमने सुना पूर्ण राज पूर्ण राज पूर्ण राज की मांग। कैसे आप लोग अगर पावर में आते हैं तो इसको पूरा करेंगे? देखिए, पूर्ण राज का मुद्दा मेरे ख्याल से दिल्ली के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज पूर्ण राज्य ना होने की वजह से दिल्ली के लोगों को 2 बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। एक, उनके ऊपर वाइसरॉय नाम का एक व्यक्ति, एलजी, आज की भाषा है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ब्रिटिश राज में उसे वाइसरॉय कहते थे, कि आप चुनकर किसे भी भेजें लेकिन डिसीजन लेगा वाइसरॉय, आपका ऊपर बैठे हुआ जो सुल्तान है वहाँ पे। ये गलत है। लोकतंत्र में इलेक्टेड की ज़्यादा चलनी चाहिए, सिलेक्टेड की ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आज हम पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए चुने हुए मुख्यमंत्री अगर सरकारी स्कूल भी बनाना चाहता है शानदार, एलजी रोक लेता है। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई पहुंचाना चाहता है, रोक देता है। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा रोकने की कोशिश की जाती है, मुफ्त बिजली की व्यवस्था रोकने की कोशिश की जाती है। दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा दिल्ली के लोगों के लिए वो है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। दिल्ली क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री को नहीं रिपोर्ट करती, वो केंद्र की सरकार को और गृह मंत्री को रिपोर्ट करती। तो आप खुद समझिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आपके
अगल बगल में कुछ बड़ी चोरी की वारदात हो जाती है या लेट से कोई हत्या या कुछ हो जाती है, तो आप कहाँ जाएंगे? किस मंत्री के पास जाएंगे? किस चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएंगे? क्या अमित शाह जी आपसे मिलेंगे? यही कारण है कि दिल्ली पुलिस बेलगाम, जो क्राइम आज बेलगाम बढ़ते जा रहा है, दिल्ली पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से, देखिए दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को क्या जिम्मेदारी दी थी? शिक्षा ठीक कीजिए, स्वास्थ्य ठीक कीजिए, बिजली पानी ठीक कीजिए। शानदार काम किया हमने, एक से एक बढ़कर काम किए। लेकिन जहां जहां मुद्दा एलजी का आ जाता है या केंद्र सरकार का आ जाता है, काम ही नहीं होते यहां पे। तो इसका, और ये पूर्ण राज्य वाली बात केवल हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा के तमाम जितने मैनिफेस्टो हैं 2014 के पहले उठा के देख लीजिए, पूर्ण राज्य की बात करते हैं। लेकिन जब से केजरीवाल सरकार यहां पे दिल्ली में आ गई है, वो कहते हैं कि दिल्ली के लोग मरे सड़े, उनकी जिंदगी बर्बाद हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, केजरीवाल को काम नहीं करने देंगे। ये मेरे ख्याल से बहुत ही गंदी तुच्छ लेवल की राजनीति है। केजरीवाल जी, मैं कई जगह उनको कवर करने पे गया हूँ पिछले दिनों, और जिस अंदाज पे वो लोगों से मिल रहे हैं इस समय, तो मैं देखो साउथ दिल्ली में वो 10-10, 15-15 की गाड़ी के अंदर से ही लोगों से मुखातिब होते हैं, फिर दूसरी तीसरी चौथी जनसभा में कर रहे हैं। वो सबसे कह रहे हैं कि भाई साहब आप हमको वोट देंगे तो हम जेल नहीं जाएंगे। ये समझ में नहीं आता ये बात, मतलब कि इसमें लोगों के वोट से और जेल जाने से कनेक्शन क्या है भाई? 2 जून को तो आपको जाना है, अब वो बुलाया गया आपको, वापस जाएंगे आप बेल पे हैं। लेकिन ये कैसी अपील जो है जनता से की जा रही है? ये बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक अपील है। देखिए इसका ये सवाल हमने पूछना चाहिए कि केजरीवाल जी जेल के अंदर गए ही क्यों? ये इसलिए नहीं गए क्योंकि कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, सबको पता है, दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है ये फर्जी केस है। वो इसलिए गए क्योंकि मोदी जी ने उनको जेल में भेजा है। मोदी जी ने अपने ईडी और सीबीआई के द्वारा पीएमएलए का केस लगाया। कोई तथ्य नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, लेकिन पीएमएलए कानूनी ऐसा है कि आप जेल में डालो, वो व्यक्ति सालों साल बेल के चक्कर में लड़ता रहे, मरता रहे, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन आप जेल के अंदर उसे रख सकते हो। तो अगर मोदी नहीं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो इस तरह से राजनीतिक रंग से जो आप केस लगाते हो, आप विपक्षी नेताओं को, जैसे रशिया में और बांग्लादेश में ये सारी चीजें चल रही हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भाजपा और मोदी जी वहीं से सीख ले रहे हैं कि पूरे के पूरे विपक्ष को हमें जेल में डालना है। और इसलिए अगर अगर नहीं कहूँगा, मैं कहूँ, मुझे पूरा यकीन है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है। तो जब ये होगा, तब ईडी और सीबीआई से ये जो दबाव है कि आप भाजपा का एक भोपू बनकर काम करें, वो दबाव नहीं डाला जाएगा। वो निष्पक्ष काम करेगी, और जो वाकई में जहां जहां करप्शन हुआ है, या फिर टेररिस्ट या ड्रग स्मगलर्स जिसके लिए पीएमएलए का कानून बनाया गया था, उसके ऊपर जांच होगी। ये फर्जी मुकदमों में नहीं होगी। तो ये पूरा केस ही ध्वस्त हो जाएगा और केजरीवाल जी बाहर आएंगे। लेकिन देखिए, झारखंड में जिस तरह कई अधिकारियों के यहाँ और नेताओं के यहाँ छापेमारी हुई, आपने भी देखा होगा टेलीविजन में, नोट की गड्डियाँ निकली, वो भी ईडी ने ही कार्रवाई की, तो उसमें तो पैसा बरामद हुआ दिख रहा है। हम मानते हैं कि जैसे आपने ईडी और सीबीआई की बात की, पीएमएलए की बात की, तो जो 2019 के बाद में ईडी को जो ताकत दी गई जी, उसके पहले तो ईडी के पास में ताकत नहीं थी, लेकिन संशोधन करके ये ताकत उनको दी गई। तो आप लोग का कहना ये है कि इंडिया गठबंधन अगर पावर में आता है तो ईडी से ये ताकत छीनी जाएगी? नहीं, 2019 में ईडी को क्या ताकत मिली, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कि जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, छापे मारने की आज़ादी, आप कहीं भी जा सकते हैं, रेड कर सकते हैं, लेकिन पहले ईडी को बताना पड़ता था उस स्टेट में। ये गलत है, गलत है। 2019 में जो संशोधन हुआ कानून में, उससे पहले सारी ताकत थी ईडी के पास अपना काम करने की, रेड करने की, पैसा बरामद करने की। एक ताकत जो मोदी जी ने 2019 में ईडी को दी कि आप एक्यूजेशन लगाइए, आप केस दर्ज कीजिए और तुरंत उस व्यक्ति को जेल में डाल दीजिए, और फिर उस व्यक्ति को बेल मिलेगी ही नहीं। जो सबसे बड़ा संशोधन था सेक्शन 45 में, कि उस व्यक्ति को बेल मिलना नामुमकिन है तब तक जब तक केस खत्म नहीं हो जाता, ट्रायल मुकदमा खत्म नहीं हो जाता। देश में तो 10-20 साल लग जाते हैं पूरा मुकदमा क्लोज होते हुए। तो ये जब सबसे बड़ी ताकत जो मिली, वो विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करने की ताकत मिली। अपने काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से करने की तो ताकत हमेशा थी ईडी के पास। और जहाँ की देखिए मुद्दों का बात है कि जहाँ पे करप्शन हुआ है, पैसे बरामद हुए हैं, तथ्य बरामद, अब पूरी छूट है। मैं तो कह रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर ऐसे केस क्लोज कीजिए। अगर आपके घर पे 10 करोड़ रुपए मिलते हैं, आप 3 महीने भी क्यों अंडर ट्रायल, आप पूरा इन्वेस्टिगेशन क्लोज कीजिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या, आप ये देखिए, इनका खेल ये है, अगर आपके घर पे अगर कुछ होता भी, लगता भी है कि आप करप्ट हैं, तो पहले ईडी की रेड होगी, फिर आपके पास ऑफर आएगा, भाई साहब बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए।
मंत्री बना देंगे आपको, अजीत पवार की तरह डेप्यूटी सीएम बना देंगे, हेमंत बिश्वा शर्मा की तरह सीएम बना देंगे, अशोक चौहान की तरह राज्यसभा सांसद बना देंगे। तो ये सारे भ्रष्टाचारी ईडी और सीबीआई जो वॉशिंग मशीन है भाजपा का, उसका एक अंग बन गया है कि अगर जो भ्रष्टाचारी है, आज किसी को भी जेल नहीं हो रही। आप देखिए ईडी सीबीआई का कोई कन्विक्शन ही नहीं होता है। जो भ्रष्टाचारी है वो भाजपा में आ जाता है, जो साफ लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनको आप प्रताड़ित करते हो, उनको बेल नहीं मिलती तो वो जेल में सड़ते हैं, लेकिन आरोप किसी के ऊपर सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कानून का मजाक बनाया जा रहा है, पूरे की पूरी राजनीतिक साजिश के जरिए इसका काम किया जा रहा है। केजरीवाल जी 10 गारंटी की बात कर रहे हैं, वो गारंटी क्या क्या है और वो कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे? खास तौर से अगर मैं बात करूं तो महिलाओं को जो 1,000 रुपए देने की बात कही गई है, तो वो किस तरह, और अगर इंडिया अलायंस अगर 4 जून को जैसे आप लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, अगर वो रिजल्ट में तब्दील होते तो उसके लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? देखिए, केजरीवाल जी की गारंटी एक अपने आप में एक ब्रांड है। दिल्ली में जब केजरीवाल जी की पहली सरकार बनी थी 2015, वो ब्रांड नहीं है, वो जुमला है। मैं आपको आता हूँ इसके ऊपर। पहले केजरीवाल जी की बात कर लेते हैं कि केजरीवाल जी ने जब 2015 में बोला था कि मैं सरकारी स्कूल को प्राइवेट से भी बेहतर कर दूंगा, किसी ने विश्वास नहीं किया। पानी पूरी तरह फ्री कर दूंगा, तब विश्वास नहीं हुआ था। क्या हुआ? सारे काम हुए। बिजली पहली बार इस देश में फ्री करने वाला केजरीवाल है। मोहल्ला क्लिनिक, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में एयर कंडीशन मोहल्ला क्लिनिक, जिसमें सारी दवाइयाँ, टेस्ट वगैरह फ्री, पहली बार देश में किसने किया? केजरीवाल ने किया। तो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, मुफ्त तीर्थ यात्रा करी। तो ये सारे काम केजरीवाल जी कर चुके हैं। तो जो केजरीवाल की 10 गारंटियां देश के लिए है, वो तो सिद्ध हो चुकी है कि दिल्ली में अगर हो, हम क्या कह रहे हैं कि ये सारे काम हमने 5 साल में दिल्ली में करके दिखाए। पंजाब में हमारी सरकार को 2 साल हुए हैं, कई काम वहां पे भी फ्री बिजली हो गई है, शानदार सरकारी स्कूल बन रहे, मोहल्ला क्लिनिक 800 से ज्यादा बन गए हैं। तो जो काम दिल्ली और पंजाब में हो सकते हैं, आंकड़े बस हैं जस्मीन जी की रियलिटी में भी है, क्योंकि हम पंजाब गए नहीं, हमने देखा नहीं। बिल्कुल जाइए आप। मैं कहता हूं, मैं आपको न्योता देता हूं, आप आइए। देखिए, मैं अगर आज भाजपा के किसी भी व्यक्ति को बोलूं कि यार एक आप शानदार सरकारी स्कूल मुझे गुजरात का तू ले चल, वो कहेगा यार जा जा, मैं नहीं ले चलता तुम्हें। दिल्ली में मैं खुला ऑफर देता हूं आपको, आपके दर्शकों को भी, कोई भी आना चाहे आप जाइए दिल्ली के कोई भी सरकारी स्कूल। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये 5 सरकारी स्कूल है जो हमने चमका दिए, बाकी 1000 पे हमने कोई काम नहीं किया। मैं कह रहा हूं 1050 हमारे सरकारी स्कूल है। किसी भी सरकारी स्कूल में जाइए और वो सच जो बयान करेगी वही सत्य है। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में 550 है, पंजाब में 850 है। कोई सा भी मोहल्ला क्लिनिक, मैं कह रहा हूं दावे के साथ, डंके की चोट पे कह रहा हूं, कोई सा भी मोहल्ला क्लिनिक जाइए और वहां पे अगर दवाई नहीं मिल रही हो, डॉक्टर ना हो, टेस्ट मुफ्त ना हो, तो मुझे बताइए आप। ये कॉन्फिडेंस है, हमने काम किया है, हम काम के आधार पे वोट मांगते हैं। मोदी जी ने क्या बात करी थी? मोदी जी की गारंटी की अब बात करते हैं। मोदी जी ने 2014 में क्या नारा दिया था? बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बोला था, नहीं बोला था? इस पूरे चुनाव में मोदी जी के मुंह से महंगाई का म नहीं निकलता, वो बोलते ही नहीं है। बात म जब निकलता है तो मंगलसूत्र का म निकलता है। अजीब हो गया। ये महंगाई मंगलसूत्र पे कब जाके टिक गई? तो आपने कोई काम नहीं किया। आपने काम किसानों की आय दुगनी करेंगे, नहीं हुई। बुलेट ट्रेन की बात करी थी, नहीं हुई। भारत को स्वच्छ बना देंगे, नहीं हुई। तो कोई काम ही नहीं किया है। जब स्वच्छता तो हुई है, आपने रेलवे स्टेशनों में देखा होगा, तो अब आपको लगता होगा कि इस बार स्वच्छता, देखिए, जो वादा किया था कि दिल्ली के देश को 2000, उन्होंने कहा था 5 साल के अंदर 2019 तक स्वच्छ भारत बना देंगे, हर घर में शौचालय होगा, ये सारी चीज होगी। मैंने 2022 या 23 का आंकड़ा देखा है सरकारी एनएसएसओ के सर्वे का कि 35% रूरल घरों में अभी भी शौचालय नहीं है। तो देखिए, दावे बहुत बड़े होते हैं इस सरकार में। रियलिटी ये उज्ज्वला योजना की बात करते हैं कि हम घर घर एक गैस सिलेंडर और कनेक्शन दे दिया आपने, चलो कुछ 10 करोड़ महिलाओं को। पता चलता है कि 9 करोड़ महिलाओं ने तो रिफिल ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि 400 का सिलेंडर आपने 1200 का कर दिया। ये तो बड़ी, मतलब आप देख लीजिए कि जो 400 का सिलेंडर 10 साल के अंदर 300 गुना बढ़ा दिया। तो अब ये 1200 का सिलेंडर अगर और 10 साल दे मोदी जी को, तो ये और 300 गुना 3600 रुपए हो जाएगा। तो महंगाई पे आज बात ही नहीं कर। आज आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो गया है। बच्चों के वो कैसे पालेगा उसे? स्कूल की फीस कैसे देंगे? दवाई का खर्चा कैसे देंगे? दिल्ली के लोग तो दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सरकारी स्कूल और ये मोहल्ला क्लिनिक फ्री है, लेकिन देश में तो ऐसा कुछ नहीं है। बिजली भी महंगी से महंगी मिलती जा रही है। लेकिन आप दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी तो बनने जा रहे हैं, इस बात की भी तो आपको खुशी होगी, आप भी देश के नागरिक हैं। क्या आप आपका क्या फायदा हुआ मुझे बताइए? अगर अडानी और अंबानी अमीर हो जाते हैं, देखिए जब अर्थव्यवस्था की बात होती है ना, तो बात होनी चाहिए आम नागरिक के आय की।
पर कैपिटा इनकम की, है ना। अगर देश में आज मैंने 2-3 दिन पहले आंकड़ा ये देखा कि भारत में जो इनकम इनइक्वालिटी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है, और जब ब्रिटिश राज हुआ करता था उससे भी अधिक इनकम इनइक्वालिटी आज भारत में हो गई है। 1%, जो सबसे टॉप 1% अमीर लोग हैं भारत के, उनके पास 40% वेल्थ है इंडिया की, और जो गरीब है उसकी तो आय बढ़ ही नहीं रही है। तो क्या फायदा हुआ? अगर अब अडानी और अंबानी अमीर होते जा रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो इस अर्थव्यवस्था के बढ़ने का क्या फायदा? मेरे ख्याल से इसका नुकसान ही नुकसान है। आम आदमी को ना रोजगार मिल रहा है, ना महंगाई से कुछ उसे मिल रहा है, महंगाई का कुछ समाधान नहीं है, और आय तो बढ़ी नहीं रही है। तो मेरे ख्याल से आज ये सारे मुद्दे अहम हो जाते हैं। मोदी जी को 10 साल लोगों ने बहुत समय दिया। देखिए, मोदी जी जब आए थे तो एक बहुत होप लेके आए थे। देश के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने भी वोट दिया था, देश के लोगों ने भी। लेकिन 10 साल के बाद अगर आपने एक चीज पे भी काम नहीं किया, और अगर आप घूमते फिर रहे हो लोगों को गाली देते हुए, कभी कुछ कहते हैं, पता है कल अमित शाह जी ने क्या कहा था 2 दिन पहले? वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट देने वाला हर व्यक्ति पाकिस्तानी है। 50% दिल्ली, 55% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था विधानसभा चुनाव में। मोदी जी कह रहे हैं और अमित शाह कह रहे हैं कि नहीं, वो सारे पाकिस्तानी हो गए। पंजाब की आधी जनता जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट देकर बहुमत से जिताया था, वो पाकिस्तानी हो गई। ऐसी बातें करते हैं देश के गृह मंत्री। शर्म आती है मुझे, मेरे ख्याल से इन चीज़ों की। जैस्मिन जी, बहुत सारी बातें अभी भी करने को मेरे पास एक सवाल और भी है, आपसे समय हो तो मैं एक सवाल आपसे और आखिरी करता हूँ। स्वाति मालीवाल वाला मसला क्या लगता है आपको? किस तरह से आप लोग वुमेन सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आरोप आपके ऊपर लगाए गए, क्या कितनी सत्यता है उन आरोपों पर, और क्या कहेंगे आप? देखिए, ये घटना 13 मई को सुबह कहते हैं हुई, अलीज्ड असॉल्ट जो बात हो रही है, और उसके 3 या 4 दिन बाद, क्योंकि तब मल्टीपल वर्जन से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके 3 या 4 दिन बाद जो वीडियो क्लिप्स आते हैं उसी कमरे में, उस इंसिडेंट के बाद, जहाँ पे साफ दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल जी डांट रही हैं दिल्ली पुलिस के जवानों को, धमका रही हैं कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, अब तमाशा होगा। मेरे ख्याल से जब से ये वीडियो क्लिप्स बाहर आए हैं तो काफ़ी हद तक ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ही गलत तरीके से इस चीज़ों को फैलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, और अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो तभी की तभी एफआईआर हो जाती, मेडिकल रिपोर्ट आ जाती। 4 दिन तक इसमें स्वाति मालीवाल जी चुप रहती हैं, और उसके बाद सडनली कहती हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो हम इस स्टेज पे, क्योंकि ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम केवल यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, स्वाति मालीवाल जी के फ़ोन की भी जांच हो कि कौन कौन से भाजपा नेता ने उन्हें कॉल किया था, क्या पट्टी पढ़ाई थी, क्यों क्या हुआ था। क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में हमें लग रहा है ये सारा कॉन्स्पिरेसी की गई है, और ये भाजपा की पुरानी चाल है। जब जब चुनाव आते हैं तो उल जलूल चीज़ों को ये चुनाव के सेंटर में लाते हैं लोग। जैसे मैंने कहा, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है आज देश में, महंगाई की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है मंगलसूत्र की, बात हो रही है पाकिस्तान की, बात हो रही है स्वाति मालीवाल की, बात होती है कि नहीं आम आदमी पार्टी की फॉरेन फंडिंग होती है। और ये हर 2 साल यही घिसे पीटे आरोप भाजपा लगाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास आम आदमी पार्टी के कामों का जवाब नहीं है। जब हम मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं वो चुप हो जाते हैं, जब हम स्कूल बोलते हैं वो चुप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सत्य दिखाता है कि लोगों के लिए कौन राजनीति कर रहा है, और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कौन काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नवभारत टाइम्स के साथ में जैस्मिन जी, आपने समय दिया, काफ़ी सारे सवालों के यहाँ पर जवाब दिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि 4 जून के बाद एक बार फिर हम आपसे इसी तरह मुखातिब हुए, आपसे तमाम फिर बातें हों, और फिर जो इलेक्शन में आपने क्या कहा और जो आप लोगों ने दावे किए उस पर भी हम लोग आपसे मिलते जुलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।